मैं रत्नेश कुमार, गणितीय व्यवस्था के महासूत्रों का खोजक। और मैं आपका अंशु साक्या। आप लोग लगातार देखते हैं कि हमारे चैनल पर पॉडकास्ट आते हैं, जो कि जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो आज हमारे साथ हमारे सर बैठे हुए हैं, जिनका नाम है रत्नेश कुमार साक्या। इन्होंने जो खोज की है, अभी सर ने बताया है कि विभाजता के नियम की जो सूत्र होते हैं उसकी खोज की है। तो इनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल सके। और सर अपने आप में एक बहुत बड़ी महान हस्ती हैं। अब आप ही सोच सकते हैं कि सर ने जो खोज की है वो 177 देशों में जो कॉपीराइट बोला जाता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, सर सभी चीज़ बताएंगे। 177 देशों में वो मान्य है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर कैसा लगा आपको कि आज आप हमारे चैनल पर आए हैं? देखिए, मैंने आपके वीडियो फेसबुक पर और यूट्यूब पर पहले से देखे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप इतने कम एज के हैं, यंग एज के हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा थी कि आपसे मिलें, और आज ऐसा आज संडे का दिन है और ऐसा अवसर मिला, तो आज आपसे भेंट करने चला आया मैं। तो सर ये बताइएगा कि जैसे मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट कर ले रहा हूँ, जी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ? देखिए, मेरा जन्म भोगांव में मोहल्ला मोहम्मद शहीद में हुआ है। अच्छा, मैनपुरी जिला पड़ता है जी ये। हाँ, जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में हुआ है। अच्छा अच्छा। जी। तो एक मिडिल क्लास से थे, या काफी अच्छी खासी फैमिली से, जो बोले जाते हैं, मतलब मैं नॉर्मली बोल दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गरीब परिवार से हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ नहीं, मेरा जन्म अच्छे खासे परिवार में हुआ है। तो देखिए कि कैसे परिवार में हुआ है? हाँ, देखिए मैं बता दूं कि जो मेरे पिताजी का जन्म था कि बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। लेकिन उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया और नेशनल इंटर कॉलेज में इंग्लिश के टीचर भी रहे। और मेरी माताजी श्रीमती सारदा देवी सा के कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज में भी टीचर रही। और मेरे पिताजी विधायक भी रहे। तो आपके पिताजी विधायक भी रहे? जी, तो जो गरीबी का माहौल था मेरे पिताजी ने देखा, वो तो मुझे नहीं मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा एक परिवार मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। मतलब गरीब परिवार में जन्म लिया और फिर विधायक तक बन गए। हाँ जी, मेरे पिताजी ने मतलब काफ़ी परिश्रम किया हम्म। और वो विधायक तक रहे हैं। अच्छा अच्छा। और इ तो सर बात की जाए तो आप जैसे शिक्षक हैं, जी। तो ये लाइन आपको बचपन से ही पसंद थी कि हाँ मुझे शिक्षक बनना है? या बहुत सारे शिक्षकों की लाइन भी अलग अलग होती है, कोई इंग्लिश का टीचर होता है, हुँ, कोई हुँ। मैथ का, जैसे आप मैथ के हैं, हुँ, हुँ। कोई साइंस का टीचर होता है। तो आप स्टार्टिंग से ये सोचते थे कि मुझे गणित का ही टीचर बनना है, या स्टार्टिंग से जब आपका बचपना था, आप क्लास 8th 9th 10th हुँ, में हुँ। पढ़ते थे, तब आपको सबसे ज्यादा गणित ही पसंद थी? आपका सपना था कि मुझे गणित का ही टीचर बनना है? देखिए कि ऐसा कोई निश्चित नहीं मैंने सोचा था कि गणित का शिक्षक बनना है। और शुरू में जब मैंने इंटर किया था, तो उस दौरान मेरे पिताजी ने मेरे लिए कई विकल्प खोल रखे थे। उसमें से ये था कि चूँकि आपने इंटर कर लिया है, तो इसके बाद आपको इंजीनियरिंग के लिए भी लाइन खुली हुई है। और बीएससी भी कर लीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में किसी अच्छे विद्यालय में एडमिशन नहीं होता है, तो आप बीएससी का भी एग्ज़ाम देते रहना। इधर बीए में भी मेरा एडमिशन करा दिया गया था। साथ ही उन्होंने मेरे लिए एक सीपीएमटी की भी किताब खरीद ली थी और कहा था, तुम मैथ और फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हो, तो बायोलॉजी और पढ़ लेना, तो सीपीएमटी का भी एग्जाम दे देना। हम्म। तो मेरे लिए काफ़ी विकल्प खोल रखे थे, लेकिन मेरा जो रुझान था वो केवल इंजीनियरिंग करने के लिए था। तो मैंने उधर ही अपना प्रयास जारी रखा और फिर मैंने इंजीनियरिंग की। और इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एमबीए किया। और एमबीए करने के बाद मैं मतलब एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जॉब भी करता रहा हूँ। हम्म। और उसमें चूंकि ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं रहा, तो उस जॉब के बाद मैंने बीएड किया। हम्म। और बीएड करने के बाद मैंने टेट सीटेट और ये सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद एज ए डिस्ट्रिक्ट मतलब एज ए मैथमेटिक्स टीचर मैं आज पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगतपुर सुल्तानगंज में जनपद मैनपुरी में कार्यरत गवर्नमेंट हूँ। टीचर हूँ? जी हाँ, मैं गणित का शिक्षक हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा। तो जैसे आपने अपना पूरा सब चीज बता दिया कि आपके लिए सभी विकल्प खुले थे, आप जी। कहीं भी जा सकते थे। जी। पर आपने जो शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गणित में, जी। कि गणित को आगे बढ़ाया जाए। और हाँ। आज आप गणित को आगे बढ़ा रहे हैं और आपने वो खोज भी कर ली। जी बिल्कुल। हाँ, तो
सर जैसे बात की जाए तो इंग्लिश में जो आपने किया है ग्रेट फार्मूला ऑफ डिविजिबिलिटी, जी। तो इसकी जो आपने खोज की है तो मतलब क्या सोचा था कि आपको इसी जो ग्रेट फार्मूला ऑफ विजिबिलिटी है जो इसी की आपको खोज करनी है, एक्चुअली देखिए या जब ये जो आप पहले से जो नियम ये था ये आपको गलत लगा था, या फिर इसी में आपने कुछ किया, वो सब चीजें बताइए। देखिए जब इंजीनियरिंग मैंने कर ली थी 2005 में, तो उसके बाद मैं एमबीए की प्रिपरेशन करने लगा था। हम्म। तो मैंने देखा कि एमबीए की बुक में लगभग 20 तक के लिए व्यवस्था के नियम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी दे रखे थे। तो मेरे मन में उसी समय ये प्रश्न आया, क्या आगे की संख्याओं के लिए भी कुछ व्यवस्था के नियम हो सकते हैं? तो इस प्रश्न को लेकर मैं काफ़ी कैलकुलेशंस करता रहा। हम्म। एक एक दिन में लगभग 6-6 8-8 घंटे कैलकुलेशंस की। जी। और उसके बाद मैंने एक सूत्र बनाया। तो हालांकि मुझे एकदम से बहुत जल्दी सफलता हासिल नहीं होगी। 5-6 महीने मैंने एक सूत्र बनाया और उसे अपने पिताजी के सामने पहले एक्सप्लेन किया। तो सही से मैं उसे नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो उस दौरान फिर मेरा एमबीए में एडमिशन हो गया। एमबीए में एडमिशन हो गया तो 2007 से 9 तक एमबीए किया। फिर उसके बाद मेरा जॉब लग गया, तो 2009 से 2011 तक मैंने जॉब किया। तो उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहा, तो फिर मैंने बीएड कर लिया। और बीएड करने के साथ ही मैंने जो बच्चे थे जो टेट की तैयारी कर रहे थे उन्हें मैं पढ़ाने लगा। और टेट की पढ़ाते समय मैंने देखा कि टेट की किताब में भी ब्याजता के नियम दे रखे हैं। और फिर से जब मैंने ब्याजता के नियम बच्चों को पढ़ाए, तो मुझे याद आया कि मैंने 2005-6 में ब्याजता के नियम पढ़े थे। तो मैंने अपने पुराने नोट्स देखे, फिर दोबारा से मैं उस सूत्र पे लग गया। और इस बार मैंने मतलब कि काफ़ी दोबारा से प्रयास किया और एक नया सूत्र बना लिया जिसका नाम व्यवस्था का महासूत्र रखा, और जिसे आप इंग्लिश में ग्रेट फार्मूला और डिविजिबिलिटी भी कह सकते हैं। तो फिर मैंने पत्रकार लोगों को बताया, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो गणित में ज़्यादा सक्षम नहीं हूँ, ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। तो ऐसा कीजिए, आपकी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गणित के प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्हें उन्हें बुलाइए, उनके समक्ष आप अपने सूत्र का प्रदर्शन कीजिए। उसके बाद मैं आपके सूत्र को देखता हूँ। तो उसके बाद मैंने 4 दिसंबर 2011 में सर्वप्रथम अ, एक विद्यालय में अपने सूत्रों का प्रदर्शन किया, जिसमें मैंने जनपद मैनपुरी के कई प्रोफेसर्स और गणित के टीचर्स बुलाए। तो उसके बाद मतलब मेरी न्यूज़ है अखबार में आती रही, और फिर मुझे लोग बाग जानने लगे और मुझे इनवाइट करने लगे। और फिर मैं अपने सूत्रों का प्रदर्शन कई जगह करने लगा। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। हाँ जी, फिर मुझे लोग बाग जानने लगे और फिर मुझे इनवाइट करने लगे कि आप मेरे यहाँ पर आइए और अपने सूत्रों का प्रदर्शन कीजिए आकर। तो इस तरह से धीरे-धीरे लोग भी मुझे जानने लगे। देखिए आप ये बताइएगा कि जैसे आपको भारत सरकार से एक सर्टिफिकेट भी मिला है, जी, तो वो क्या कह सकते हैं जो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जी। ये क्या है एक? देखिए भारत सरकार की ओर से मुझे 3 आर्टिकल पर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। और ये 3 आर्टिकल है, एक तो विभाज्यता का महासूत्र एवं दशक नियम, दूसरा है विभाज्यता का तीव्रतम महासूत्र, और तीसरा है प्लस माइनस एन अपॉन जीरो का मान। और यह सर्टिफिकेट है विश्व के 177 देशों में मान्य है। अब देखिए जो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसका आप अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को ये कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है भारत सरकार की ओर से, तो जिस आर्टिकल पर उसे कॉपीराइट मिलता है, तो पूरी दुनिया में कोई अन्य व्यक्ति उसकी कॉपी नहीं कर सकते। उसकी बिना आज्ञा के कॉपी नहीं कर सकता है, उसे कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकता है। मतलब जब भी पढ़ाए भले ही कोई, पर नाम आपका ही रहेगा कि हाँ इसकी खोज जो की है जी, आपने की है, बिल्कुल। ये कॉपीराइट है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि जैसे इसमें आपको भारत सरकार से सर्टिफिकेट मिला, वो कितने देशों में मान्य है जो कॉपीराइट वाला है? ये देखिए कि जब मुझे व्याजता के महासूत्र एवं दशक नियम पर कॉपीराइट मिला था 2013 में, तो उसमें ये कॉपीराइट विश्व के 136 देशों में मान्य था। 136 देश? हाँ, उस समय 136 देशों में मान्य था। क्योंकि कॉपीराइट के फील्ड में भी प्रोग्रेस होती रहती है, तो फिलहाल अगर वर्तमान में देखें तो ये कॉपीराइट है विश्व के 177 देशों में मान्य है। आपका वाला जी, जो बिल्कुल। आपको मिला भारत सरकार से? हाँ, जो भी जैसे हमें जो पुराने जो भी कॉपीराइट मिले हैं, तो वो भी इस समय विश्व के 177 देशों में मान्य है। ये तो अपने आप में काफी बड़ी चीज हो गई कि आपने खोज की, जो मतलब कोई आपकी चीज कॉपी कर ही नहीं सकता 177 देशों में।
नहीं, पूरे विश्व में ही नहीं कर सकता है, बस ये है कि कॉपीराइट सर्टिफिकेट है वो विश्व के जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें अभी ये चालू रहता है। इस वजह से मतलब कि विश्व के 77 देशों में मान्य है, और मतलब धीरे धीरे और प्रोग्रेस होगी तो हो सकता है कि ये कॉपीराइट विश्व के सभी देशों में मान्य मान्य हो हो जाए। जाए। इसकी भी अलग-अलग प्रक्रिया होती होगी कि हाँ, धीरे-धीरे देश बढ़ते जाते हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल। जो अभी जैसे मान लीजिए कि मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है, तो उनमें हो सकता है कि कॉपीराइट अभी उधर लोगों का ध्यान नहीं जाता होगा। जैसे आपने ये सभी चीज़ जो व्यवस्था का महासूत्र आपने जिसका नाम दिया है, जी, तो आपने इसकी तो खोज कर ली। जी। इसके बाद आपको सम्मान कहाँ-कहाँ से मिला? किन-किन प्रदेश में या अलग-अलग देशों में भी क्या? ये चीज़ और आप बताइए। देखिए, जब मैंने व्याजता के मासूत की खोज की, हुँ, तो लोग बाग मेरी न्यूज़ है अखबार में काफ़ी प्रमुखता से छपी, हुँ, तो लोग मुझे जानने लगे, तो मुझे मतलब कि मथुरा में एक राष्ट्रीय सम्मान समारोह हुआ था। हुँ, तो मथुरा में एक संस्था है, संस्कारशाला, हुँ, तो उन्होंने आदर्श शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया। हुँ, और उसके बाद में पंजाब में एक संस्था है जो कि पूरे भारत में कार्यरत है, नवोदय क्रांति परिवार भारत। हुँ, तो उस संस्था द्वारा मुझे नवोदय क्रांति राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रतापगढ़ में मोर बंधुत्व क्लब के द्वारा मुझे राष्ट्रीय धरोहर सम्मान से सम्मानित किया गया। अच्छा। आगरा में भी मुझे राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और वैसे भी मतलब कई जगह मुझे अ, जनपद मैनपुरी में भी कई बार कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा सम्मानित चुका किया। है। मतलब आपको जगह-जगह बुलाया गया और वहाँ आपको सम्मानित किया गया। जी। तो जैसे एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे घर वालों का क्या रुझान रहता है? घर वाले क्या कहते हैं कि मतलब होता है ना कि आपने इतनी बड़ी खोज की है, तो घर वाले इस खोज को किस नज़रिए से देखते हैं? चाहे आपकी आपकी शादी भी हो गई है, पत्नी हो, आपके हुँ। बच्चे हों या आपके पिताजी, बाबा या जो भी हों, बड़े बुजुर्ग, वो लोग क्या कहते हैं? उन लोगों को तो मतलब गर्वान्वित महसूस होता होगा कि हाँ, हमारे पति ने, हमारे पापा ने, हमारे बेटे ने या जो भी हों आप, हुँ। तो लोगों को अच्छा लगता होगा, कहते होंगे कि हाँ, कुछ करके दिखाया है। देखिए, जब शुरू में जब मैं मतलब कि ये गणितीय सूत्रों की खोज के लिए दिन रात लगा रहता था, हुँ। तब तो कोई मतलब मुझे प्रोत्साहित नहीं करता था, कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता था या कोई मेरे काम को अच्छा नहीं मानता था। ऐसा कहते थे लोग कि इसी में लगे रहना, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ कहते थे? हाँ, मतलब यही उनका रवैया रहता था कि अरे एक बार मैंने बताया भी था कि मुझे ये कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला कि ये चलो वो इसे। कह रहे थे ये होता क्या है? हाँ, हाँ, तो मतलब कि मतलब कोई इतना बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था। तो ये 2018 में सर्वप्रथम एक ये पत्रिका है पांचजन्य, राष्ट्रीय पत्रिका है। तो हुँ, उन्होंने राष्ट्रीय गणित दिवस के विशेष अवसर पर मेरा आर्टिकल है सबसे पहले उन्होंने प्रकाशित किया। तो मेरे पिताजी काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि इतनी बड़ी पत्रिका ने आपका आर्टिकल प्रकाशित किया है। उसके बाद मतलब कि फिर सामान्य ज्ञान धीरे-धीरे दर्पण, जानते हाँ, गए। सामान्य ज्ञान दर्पण पत्रिका है, तो उन्होंने भी मेरा आर्टिकल प्रकाशित किया। एक धम्मदेशना पत्रिका है, तो उन्होंने भी प्रकाशित किया। प्रतियोगिता दर्पण संभवतः सभी लोग जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जानते होंगे। तो उन्होंने भी मेरे गणितीय आर्टिकल को प्रकाशित किया है। तो अब ये सब इतनी सारी घटनाएँ होती हैं और मतलब जगह-जगह मुझे सम्मानित किया जाता है। तो मेरी मम्मी हैं, मेरे अभी तो पिताजी नहीं है, तो जब थे तो मतलब कि अब सभी लोग कुल मिला के परिवार के सभी लोग खुश रहते हैं कि हाँ, चलो कि कुछ तो परिवार के एक किया है। सदस्य ने कुछ ऐसा किया है जिससे मतलब जगह-जगह इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो जैसे एक चीज़ और बताइएगा कि ये सभी चीज़ें हो गई। अब आगे का आपका क्या सपना रहेगा? आगे क्या-क्या करेंगे? देखिए कि मेरा एक ये ड्रीम है कि मैं गणित में कुछ और सूत्रों की खोज करूँ और गणित को कुछ और सरल बनाया जा सके। और कहना चाहिए कि मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व गणित के क्षेत्र में करना चाहता हूँ। तो ड्रीम बहुत बड़ा है, तो उसके लिए लगातार प्रयास करना है मुझे अभी। तो यही है कि इसमें लगे हुए हैं अभी। गणित के बाद कौन-सा सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है आपको? ऐसा तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि गणित के बाद कौन-सा अच्छा लगता है। देखिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि रीज़निंग जो स्टूडेंट हैं गणित को अच्छे से समझना चाहते हैं, हुँ, उन्हें रीज़निंग भी पढ़नी चाहिए। तो गणित के बाद अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे रीज़निंग ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रीज़निंग, जी, बिल्कुल। गणित के बाद। जी। और जैसे
आपने सभी चीज आपने बता दी है। ड्रीम भी आपका काफी बड़ा कह सकते हैं जी। कि आप देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और ईश्वर करे आपका ये सपना पूरा हो। तो अब आप ये मुझे बताइएगा, जो आपने विवास्ता का जो महासूत्र है, इसकी जो आपने खोज की है, इसकी विशेषताएं क्या क्या रहेंगी या क्या क्या विशेषता है इसकी, वो आप और बताइए। देखिए कि जो मैंने ब्याजता के मासूत की खोज की है, उसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसकी सहायता से आप किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए ब्याजता के नियम कुछ ही पलों में बना सकते हैं। मतलब क्या है कि जो अभी तक ब्याजता के नियम थे, प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग थे, और चूंकि आप जानते हैं कि संख्याएं असंख्य हैं, हम्म, तो संख्या असंख्य होने के कारण नियम भी असंख्य हो गए। तो असंख्य नियमों को याद रखना, याद करना, समझना समझाना बहुत ही कठिन प्रतीत होता था। तो उस कठिनाई को जड़ से समाप्त कर दिया गया है। तो केवल एक ही विभाज्यता के महासूत्र की सहायता से आप प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए नियम बना सकते हैं, और दूसरा ये है कि बहुत ही कम समय में नियम बना सकते हैं। तो इस नियम को याद रखना, याद करना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि एक ही नियम है। आपने गणित को बहुत सरल कर दिया। जो पहले एक सवाल दो दो पन्ने में लगा सकते थे, वो आधे पन्ने में लगा सकते हैं ऐसा। देखिए थोड़ा सा ये है कि विभाज्यता के क्षेत्र में मैंने काम किया है। हम्म, तो आप ये कह सकते हैं कि जो विभाज्यता के नियम बहुत ज्यादा थे, वो कम हो गए। वो मतलब कि केवल मैंने एक ही सूत्र में उन्हें समेट सबको दिया है। सबको बांध दिया है कि हाँ सूत्र जी, में। तो केवल एक ही सूत्र की सहायता से आप, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो मतलब कि कहना चाहिए चाहे लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों में हो, क्योंकि संख्या, जिस संख्या को आप, जिस प्राकृतिक संख्या को आप लिख सकते हैं, तो उसके लिए नियम भी आप कुछ ही पलों में बना सकते हैं। अच्छा। तो एक और इसके अलावा भी एक इसकी विशेषता है कि व्यवस्था के मासूत की सहायता से संपूर्ण पूर्ण संख्याओं को 10 संख्या परिवारों में विभाजित कर दिया गया है, जिससे कि अब गणित को और भी आसान बनाया जा सकता है। मतलब अभी आपकी जो खोज है और भी जारी है कि आपको गणित को बहुत सरल कर देना है। और आजकल होता है ये भी है कि जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा उनको गणित से ही डर लगता है, ये ऐसा मान सकते हैं आप? देखिए कि मतलब उनको मेरा ये कह दिया जाए कि आप इंटर में गणित ले लो, तो मेरे हिसाब से उनके पसीने छूट जाते हैं, ऐसा होता है क्या? देखिए आपने अगर देखा हो, दो तरह के बच्चे मैंने देखा है। अगर गणित की बात करें, कुछ बच्चे होते हैं उन्हें गणित बहुत सरल लगता है, कुछ बच्चे होते हैं कि उन्हें गणित से डर लगता है। तो देखिए कि अन्य विषयों की यदि हम गणित से तुलना करें, तो देखिए जैसे हिंदी हो गया आपका, चाहे इंग्लिश है या जीके का कोई भी विषय है, इतिहास, भूगोल, कोई भी ले लें, उसमें से हम अगर मान लीजिए कि एक किताब में अगर 20 चैप्टर हैं, तो कोई भी चैप्टर यदि आप उठा के देखें, तो उसे अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप समझ लेंगे। लेकिन गणित की एक ये विशेषता है कि यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया है, यदि आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, तो दूसरा चैप्टर भी आसानी से समझ में आएगा। लेकिन यदि आपने पहले मान लीजिए 10 चैप्टर नहीं पढ़े और 11वां चैप्टर एकदम से आप पढ़ेंगे, तो ये ज्यादा संभावना है कि आपको वो समझ में नहीं आएगा। इस वजह से बच्चों को गणित कठिन लगता है। यदि वो बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें, तो मैं समझता हूँ कि गणित उन्हें बहुत ही सरल लगेगा, और वो बहुत ही मतलब आसानी से बोल समझ सकते हैं सकते हैं। कि गणित कई मायनों में सरल है और विद्यार्थी जो स्टूडेंट है वो नहीं समझते हैं कि सरल है। मतलब वो पहले से ही डर जाते हैं यदि कि जो गणित है। देखिए कि ऐसा मुख्य चीज यही है, जैसे मान लीजिए हम्म, कि किसी मूवी को आप बीच में से देखें और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछें, तो कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर कोई मूवी को पूरी देख लें, स्टार्टिंग से लेके हाँ, आखिरी तक। हाँ, स्टार्टिंग से आखिरी तक देखें, तो उसे आसानी से आप उसके सारे क्वेश्चंस बता पाएंगे। तो यही चीज है कि मैथमेटिक्स को यदि कोई बच्चा सही से समझना चाहता है, तो उसे जो भी आधारभूत कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणा है, उन्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, और लगातार जो सारे चैप्टर्स उन्हें समझेगा, तो उसे गणित बहुत ही आसान लगेगा। तो एक चीज और बताइएगा कि जैसे आपका जो महासूत्र है जी। विभाज्यता जी। का, जो इसका आपने मतलब किन किन संस्थाओं में आपने इसका मतलब बताया, किन किन संस्थाओं में आपने प्रकाशित किया और कहा कि हाँ मतलब ये हमारा जो व्यवस्था का महासूत्र है ये बेस्ट है? किन दे, किन संस्थाओं में आपने मतलब वो किया है कि बताया है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हाँ, होंगे? हाँ। देखिए कि मैं अपने देश में लगभग 100 से ज्यादा संस्थाओं में, खासकर इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज 100 में, से ज्यादा? जी,
इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में और कई कोचिंग संस्थाओं में अपने सूत्रों का प्रदर्शन कर चुका हूँ। और जो भी वहाँ के चाहे डायरेक्टर हों, प्राचार्य हों, और जो भी टीचर्स हों, प्रवक्ता रहे, तो उन्होंने इसकी सूत्र की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। और स्टूडेंट जब मेरे इस सूत्र को समझ लेते हैं, तो जब इस सूत्र को समझने से पहले वो कुछ स्टूडेंट हैं 7 का भी व्यवस्था का नियम नहीं बना पाते हैं, और 13 का, 17 का, 19 का नियम नहीं बना पाते हैं। लेकिन जब वो मेरे सूत्र को समझ लेते हैं, तो वो सभी संख्याओं के लिए, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसके लिए नियम बहुत ही कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में बना सकते हैं। तो ये है कि मतलब कि मेरा सूत्र बहुत ही सरल भी है, और चूंकि केवल एक सूत्र है, इसलिए इसे समझना भी बहुत आसान है। तो आप लोगों ने देखा कि सर ने अपनी सभी चीज़ें बताई हैं, और सर ने ये भी बताया है कि जो विभाषा का सूत्र है, कहाँ-कहाँ सर ने अपना प्रकाशित किया है, किन-किन वेबसाइट या पत्रिका या पत्रिकाएँ जो होती हैं वो, या न्यूज़ चैनल में भी सर आते रहते हैं, चाहे वो आज तक हो, चाहे कोई सा हो। उसमें भी सर की जो खबरें हैं चलती रहती हैं, अखबार वो बहुत सारे, और भी मैं चैनलों का नाम नहीं लूँगा, पर बहुत सारे जगह खबरें चलती रहती हैं कि हाँ, मैनपुरी के एक व्यक्ति ने विभाषा के महासूत्र है जो उसकी खोज की है, जो कि एक मैनपुरी के लिए गर्व की बात है कि हाँ, मैनपुरी में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका 177 देशों में उसने परचम अपने लहराया है, जो कि कॉपीराइट है, जो 177 देशों में सर का कोई जो फॉर्मूला है वो चोरी नहीं कर सकता है। यूज कोई भी करे, सभी यूज करें, मेरा तो मानना ये। आप सर आपको ये भी दिखाएंगे कि जो सर का महासूत्र है वो क्या है। सर अभी व्हाइट बोर्ड पर आपको दिखाने वाले हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं तो प्लीज निवेदन है आप वो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी अच्छी बातें मिलेंगी, और हो सकता है कि उनकी आगे आने वाले समय में जो विभाषा का नियम है वो काफी मतलब सहयोग करे जी बिल्कुल। तो जो जीवन में। जितने भी अगर स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपना कॉपी पेन लेकर बैठ आ जाएं जाएं। क्योंकि सर पढ़ाने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि व्यवस्था का महासूत्र क्या है, और उसका क्या क्या उपयोग है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा सर जो महासूत्र के बारे में बताएंगे, इसके बाद और भी चर्चा करेंगे, सभी लोग वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा जो महासूत्र है वो क्या है। विभाज्यता के महासूत्र की सहायता से आप प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए व्यवस्था के नियम कुछ ही पलों में बना सकते हैं। तो देखिए व्यवस्था का महासूत्र क्या है। कैपिटल एस आर यू इज इक्वल टू ब्रैकेट में 10 माइनस कैपिटल यू इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल यू इंटू कैपिटल आर प्लस 1। यहाँ एस योगफल है और कैपिटल आर यू वह भाज्य संख्या है जिसके लिए आप व्यवस्था का नियम बनाना चाहते हैं। कैपिटल यू भाजक का इकाई अंक है और कैपिटल आर भाजक की शेष बची अंक या शेष बची संख्या है। स्मॉल आर यू वह भाज्य संख्या है जिसे आप निरीक्षित करना चाहते हैं। स्मॉल यू भाज्य का इकाई अंक और स्मॉल आर भाज्य की शेष बची अंक या शेष बची संख्या। व्यवस्था के महासूत्र की सहायता से नियम कैसे बनाते हैं तो ये देखेंगे कि तो साथियों मैंने कई संस्थाओं में अपने सूत्रों का प्रदर्शन किया है, तो उसमें देखा है कि ज़्यादातर बच्चे हैं 7 के लिए व्यवस्था का नियम नहीं बता पाते हैं। तो देखेंगे कि 7 के लिए व्यवस्था का नियम इस सूत्र की सहायता से कैसे बनाएंगे। तो सर्वप्रथम 7 की तुलना करने के लिए हम उसे 0.7 लिख लेंगे और उसकी तुलना आप कैपिटल आर यू से कर देंगे। तो कैपिटल यू इक्वल टू 7 आ जाएगा और कैपिटल आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू हम इस सूत्र में रख देंगे। तो और सूत्र में वैल्यू रखने के बाद कैपिटल आर इक्वल टू 0 है, यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 हो गया। 3 का आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3r हो जाएगा और 0 प्लस 1 1 आ जाएगा और 1 इंटू यू आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि 7 के लिए व्यवस्था का नियम बनके तैयार हो गया। आप कह सकते हैं कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक में उसकी शेष बची संख्या में 3 का गुणा करके जोड़ दें, यदि योगफल 7 से कट जाता है तो दी गई संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो अब ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए चेक करना चाहते हैं कि
63 है वो 7 से विभाजित हो जाएगी अथवा नहीं होगी। तो इसकी जिस संख्या को आप निश्चित करना चाहते हैं तो उसकी तुलना आप स्मॉल आर यूज करेंगे। तो स्मॉल आर यू से तुलना करने पर आप देखते हैं कि स्मॉल यू इक्वल टू 3 एंड स्मॉल आर इक्वल टू 6 आ गया है। और इन दोनों की वैल्यू आप इस सूत्र में रख देंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो सूत्र आपका हो गया 3r प्लस स्मॉल यू, और यहाँ पर u इक्वल टू 3 है और r इक्वल टू 6 है। आपने कैलकुलेट किया और 3 6 18 3 21 कैलकुलेट करने के बाद ये 21 आ गया। चूंकि 21 है 7 से विभाजित हो जाएगा तो आप ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि दी गई संख्या 63 भी 7 से विभाजित हो जाएगी। एक दूसरी संख्या 64 ले लेते हैं। तो इसकी तुलना आप स्मॉल आर यूज करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल यू इक्वल टू 4 आ जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू 6 आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू इस सूत्र में रख देंगे तो उसे कैलकुलेट कर लेंगे और आप पाते हैं कि 3 6 18 और 4 22 आ गया। अब आप देखते हैं कि ये 22 है 7 से विभाजित नहीं होगी, तो आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि 64 भी 7 से विभाजित नहीं होगी। अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 19 के लिए व्यवस्थाकार नियम बनाना चाहते हैं। तो 19 की तुलना आप कैपिटल आर यू से कर देंगे तो कैपिटल यू इक्वल टू 9 एंड कैपिटल आर इक्वल टू 1 प्राप्त हो जाएगा। और इन दोनों वैल्यू सूत्र में रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो यू इक्वल टू 9 है यहाँ पर और आर इक्वल टू 1 है, 1 प्लस 1। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर स्मॉल आर प्लस 2u आएगा। तो ये आपका 19 के लिए विभाज्यता का नियम बनके तैयार हो गया। जैसे आप शब्दों में कह सकते हैं कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक में 2 का गुणा करके उसकी शेष बची संख्या में जोड़ दें, यदि योगफल 19 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब ये चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या ले लेते हैं 95 ले लिया, ये 19 से विभाजित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो पहले की तरह इसकी तुलना आप स्मॉल आर यू से करेंगे। तो स्मॉल यू इक्वल टू 5 एंड स्मॉल आर इक्वल टू 9 प्राप्त हो गया और इसकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रख देंगे और उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 प्लस 2 इंटू 5 कैलकुलेट करेंगे, ये आपका 19 ही आ गया। तो आप ये देखिए कि कोई भी संख्या अपने आप से विभाजित हो जाती है तो आप ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि दी गई संख्या भी 19 से विभाजित हो जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार आप विभाज्यता के महासूत्र की सहायता से आप किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता का नियम बना सकते हैं। और साथियों, इस सूत्र को और अच्छे से समझने के लिए मेरा चैनल है रत्नेश के महासूत्र, उसे आप देखिए और उस पर दिए गए वीडियो को बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो बनाए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो बनाए हैं जिससे आप गणित को और आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरे चैनल रत्नेश के महासूत्र को भी देखिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। तो सर आपने अपना जो महासूत्र है वो पूरा बता ही दिया है। तो अंत में बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सर का जो चैनल है रत्नेश के सूत्र, रत्नेश के महासूत्र, रत्नेश के महासूत्र जो मैंने मेंशन कर रखा है वो आप सब्सक्राइब कर लेना। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे विद्यार्थियों के बारे में? देखिए, मैं सभी दर्शकों से और आपके जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी हमारे इस वीडियो को देखने वाले सभी साथी हैं, उन सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अंशु साक्य काफ़ी यंग हैं और अपने काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इन्हें आप लोग प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे से कीजिए जिससे कि ये और आगे तक जाएं। और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए, इनके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि अन्य लोग भी इन्हें जाने, पहचाने और सपोर्ट करें। और विद्यार्थियों के बारे में भी आप कुछ कह दीजिए कि वो लगन से पढ़ाई करें। हाँ, देखिए कि मैं जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई पर रखिए, अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। यदि आपने अभी अपना समय पढ़ाई लिखाई में लगा दिया तो आने वाला समय आपका होगा। बस इसी के साथ मैं समझता हूँ कि सभी जो भी आजकल तो सभी दर्शक हैं काफ़ी एक्टिव हैं, समझदार हैं। तो मेरा संदेश यही है कि आप लोग अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए
और उसमें जी जान से लगे रहिए। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सर को देखा है, सर का नाम था रत्नेश कुमार साक्य, जो कि सर ने विभाजता का महासूत्र जो बनाया है, इसकी खोज की है। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार से निवेदन करूँगा, जो सर की जो अभी उपलब्धि है, सर ने तो उपलब्धि बहुत बड़ी हासिल की है जो बैठे हुए हैं। तो भारत सरकार से बस यही कहना चाहूँगा कि सर को और आगे तक ले जाया जाए, क्योंकि उस हिसाब से सर को आगे बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से सर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और बस आप लोगों से यही कहूँगा कि निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के कि सर को और ऊंचाइयों तक ले जाया जाए, क्योंकि जो सर ने खोज की है उसको बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाए, बस मैं यही कहूँगा। और सभी विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि सर का जो महासूत्र है उसको थोड़ा आप दिल और दिमाग से समझने की कोशिश करिएगा। सर एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि खोज करने वाले, गणित की खोज करने वाले बहुत बड़ी एक महान हस्ती हैं सर। और इसको आप यहाँ से नहीं, यहाँ से समझिए कि गणित आपको लगती होगी कठिन, और सर ने वही गणित की खोज कर दी जो कि विभाजता का महासूत्र जिसको नाम दिया है। और इनको जो भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, जिसका जो 177 देशों में इनकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो बस अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज के इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। मिल रहे हैं और किसी अच्छे पॉडकास्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय अंशु जी, दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मतलब मेरा इंटरव्यू लेकर मेरी बात को सभी दर्शकों के सामने रखा। फिर ओके, थैंक यू। ठीक, ओके।